के साथ में पहला प्रश्न हमारा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक कहां जा सकता है। और मैंने आपको यह बताया था, जब बताया था कि आपको कुल मिला जुला के 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, और जब संविधान लागू हुआ था तब आपके पास में 7 थे, कुल 7 थे। अब आपके पास कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। और उनमें से जो छठा मौलिक अधिकार है वो इसी से संबंधित है कि यदि बाकी 5 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो स्टेट के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध आप जो है उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय में 226 के अंतर्गत आप उनके लिए जा सकते हैं। तो यहां पे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक कहां जा सकता है, तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में, और मैंने आपको बताया है कि एक ही क्वेश्चन में हम लोग कई सारे आंसर्स अपने तैयार कर लेंगे। उच्च न्यायालय में 226, अनुच्छेद 226 और सर्वोच्च न्यायालय में 32। और मैंने आपको एक चीज और बताई है कि कुल कितने प्रकार की रिट है, आप याद रखिएगा 5 प्रकार की। मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा अगली क्लासेस में कि कौन कौन सी रिट होती हैं और किस किस पर्पस के लिए होती हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, देखिए हल्का सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन में, अस्थायी पूछ दिया है स्थायी अध्यक्ष छोड़ करके। तो याद रखिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और जैसे कि जब नई लोकसभा आती है तो हम लोग पहले प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं, उसी तरीके से यहां पर पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि यहां पे सब लोग आंसर मार देंगे राजेंद्र प्रसाद, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा है उन्होंने। तो 9 दिसंबर को जब पहली बैठक हुई थी, याद रखिएगा यह भी पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर को जब पहली बैठक हुई थी 1946 को, तो यहां पे सच्चिदानंद सिन्हा ये ही जो है अध्यक्ष चुने गए थे। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में जो 9 दिसंबर के बाद में 11 दिसंबर को 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए संविधान सभा के, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये चुने गए स्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर 1946 को, लेकिन पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू की बात जहां तक है तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प पेश किए थे, जो अब हमारे संविधान में प्रीएम्बल, प्रस्तावना के रूप में जोड़े गए हैं। यही इन्होंने 13 को, कि उसमें बताया गया था कि हमारे जो संविधान का हमें किस प्रकार का देश बनाना है, वही उसका उद्देश्य संकल्प जो था वो प्रस्तावना में जोड़ा गया है। और देखिए BR अंबेडकर साहब, यहां पे याद रखिएगा 1946 में जब संविधान सभा की बैठक चालू हुई और उसमें लक्ष्य था कि संविधान का निर्माण करना, तो ऐसे में 22 समितियां कुल बनी थी, 22 कमिटीज बनी थी, जिसमें 10 जो कमिटियां थी वो तो प्रक्रियात्मक के लिए थी, और 12 कमिटीज जो है वो उसके लिए देखा गया था कि जो जनरल जितने सारे प्रोविजंस है उसके लिए बनाई गई थी। तो कुल मिला जुला के 22 कमिटी थी, उसमें से एक कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमिटी, और ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर साहब थे। तो यहां पे चारों ऑप्शन के आपको पता चल गए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर, और साथ ही साथ 13 दिसंबर 1946 डेट याद रखिएगा, उन्होंने उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किए थे, जो कि प्रस्तावना के रूप में, प्रीएम्बल के रूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़े हुए हैं, यह ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, और BR अंबेडकर साहब, मैंने आपको बताया कि संविधान सभा की 22 समितियां बनी थी, जिसमें से एक जो कमिटी थी
वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप कमेटी, उसी में के जो है अध्यक्ष B.R. अंबेडकर साहब थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहां पे ध्यान रखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति किससे कंसल्ट करता है? यहां पे जो उसके चीफ जस्टिस होते हैं उनसे कंसल्ट करके राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये बार बार प्रश्न आपका आ रहा है कई वर्षों से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था 5 वर्ष, और ये भी आपको बताया था मैंने कि आप देखिए कि 61 और में राज्यसभा के बारे में दिया गया है, 62 में दिया गया है लोकसभा के बारे में, और 63 के पहले क्लॉज में दिया गया है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा चूंकि भंग तो होती नहीं है, इसलिए राज्यसभा में जो मेंबर जाते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा परमानेंट बॉडी है तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, जिसमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल पे, ये भी प्रश्न पूछा गया है, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पे रिटायर हो जाते हैं। और उसी 63 के क्लॉज 2 में दिया गया है लोकसभा के बारे में, और कहा गया है कि अगर पूर्व में ना भंग कर दी जाए, कोई ऐसी परिस्थिति ना हो कि लोकसभा भंग की जाए, तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष है, यानी कि 5 वर्ष से कम भी हो सकता है, बट 5 वर्ष अधिकतम है। परंतु यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज और देखिएगा, यहां पे ये 5 वर्ष है तो, परंतु इमरजेंसी कंडीशंस में, इमरजेंसी अगर लागू हो गई हो, आपातकाल लागू हो गया हो, तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है 5 वर्ष से अधिक। तो इन सब प्रश्नों को बहुत ध्यान से अपना प्रश्न पढ़िएगा। यहां पे प्रश्न क्या है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष। अब इसमें यह पूछा जाए, क्या लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक हो सकता है? तो किन परिस्थितियों में? तो परिस्थितियां दे सकता है, तो याद रखिएगा आपातकाल की परिस्थितियों में 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है। फिर आइए देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? अब यहां पे मैंने आपको जैसा कि बताया, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे। तो उपराष्ट्रपति के लिए ध्यान दीजिए, आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है, और 66 में बताया गया है कि चुनाव होगा कैसे। तो चुनाव जो होता है उपराष्ट्रपति का, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, ध्यान दीजिएगा, सभी सदस्य इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहीं पे मैं आपके कुछ कंफ्यूजन क्लियर भी कर दूंगा। अगर आप यहीं पे देखिए 55 में देखिए, तो राष्ट्रपति के लिए दिया गया है। तो यहां पे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वहां पे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के, सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, ये लोग भाग लेते हैं। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सदस्य होते हैं वो 2 प्रकार के, एक होते हैं नामित, और दूसरे होते हैं चयनित, जो चुनाव जीत के आते हैं, इलेक्टेड। ठीक है, तो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स। तो ध्यान दीजिएगा, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का, उसमें दोनों सदन प्लस विधानसभाओं के केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर, जो चयनित होते हैं, जो चुनाव से के थ्रू आते हैं, केवल वही हिस्सा लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्य नामित होते हैं, और लोकसभा में पहले 2 सदस्य एंग्लो इंडियन हुआ करते थे जो नामित हुआ करते थे। लेकिन अब वो, ध्यान दीजिएगा, 104 संविधान संशोधन के द्वारा ये खत्म कर दिया गया है 2 नामित होने के लिए, इसलिए अब लोकसभा में नामित नहीं होते हैं। बट राज्यसभा में अभी भी 4 आधार दिए गए हैं, जिसके आधार पर 12 सदस्य वहां पे नामित होते हैं। वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा,
कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो सदन के दोनों सदनों के सदस्य। और दोनों सदनों के सदस्य का मतलब ये हुआ चयनित भी और साथ ही साथ नामित भी, नॉमिनेटेड इलेक्टेड, दोनों तरीके के जो सदस्य होते हैं वो इसका चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेंगे, जो नॉमिनेटेड होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत। अब देखिए इमरजेंसी आपातकाल की बात अगर हम लोग करते हैं तो 3 जगह आपातकाल दिया है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी की बात की है, नेशनल इमरजेंसी। और अनुच्छेद 356 में 3 प्रकार की आपातकाल होते हैं। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य संबंधी आपातकाल, और 360 में होता है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, आपातकाल। इसी को फाइनेंशियल इमरजेंसी भी बोला जाता है। तो 3 प्रकार के आपके इमरजेंसी हैं, 352, 356, 360। अब देखिए जो 352 में इमरजेंसी है उसको कहा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, और जो 356 में राज्य में आपातकाल लगता है उसी को कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। इसी को कहा जाता है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। जब भी जो है राज्य की सरकार को बर्खास्त किया जाता है तो प्रेसिडेंट रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन। तो याद रखिएगा यहां पे आपका क्या है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो इस तरीके से आप हमेशा याद रखिए कि हम लोग जो भी प्रश्न उठाएंगे उसमें एक ही प्रश्न में कई सारे जवाब हम लोग खोज लेते हैं जो हमारे तैयार होता जाएगा। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। अब देखिए यहां पे सीधे सीधे आपको मालूम है राज्यपाल, 153 में राज्यपाल के बारे में दिया गया है और 154 में बताया गया है कि उसके क्या क्या कार्य होते हैं, वो कैसे वहां को के प्रमुख होता है, एग्जीक्यूटिव हेड कैसे होता है, ये 153 में बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। उसके बाद जो है फिर देखेंगे मौलिक अधिकारों का निलंबन किस आपातकाल में होता है। तो ध्यान दीजिएगा मैंने 3 प्रकार के आपातकाल बताए, उसमें से केवल और केवल राष्ट्रीय आपातकाल, और ये कहां दिया गया है 359 में। ध्यान दीजिएगा 359 में दिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, परंतु राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और इन दोनों में नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ए हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अगर देखिए भारत में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा कि 1946 में, मैंने अभी पहले आपको बताया 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा का, ठीक है। और जो पहला चुनाव हुआ तो स्वतंत्र भारत में तो संविधान सभा से ही चलता रहा, और 1951-52 में जब चुनाव हुआ तो 1952 में पहली लोकसभा का गठन हुआ। तो पहली जब लोकसभा का गठन हुआ तो एक तरीके से नेहरू जी पहले चुनी हुई लोकसभा के प्राइम मिनिस्टर थे। हालांकि पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे 1947 में जब भारत को आजादी मिली, लेकिन उस वक्त वो संविधान सभा थी, उस वक्त हमारी लोकसभा नहीं थी, वही आगे चल के लोकसभा में परिवर्तित हुई। तो ध्यान दीजिएगा 1952, 1947 में हम लोग आजाद हुए, स्वतंत्र हुए, 1950 में गणतंत्र हुए और 1952 में हमारा पहला लोकसभा का गठन हुआ। नेक्स्ट देखिए, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां पे देखिए भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, सबसे पहले तो मैंने आपको तरीका बताया कि कोई भी पोस्ट आती है तो उसका जो है कोई भी नाम आता है उसका पहले अनुच्छेद देखना है। तो ध्यान दीजिए इसमें ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के महान्यायवादी के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा आर्टिकल 76 और 76 अनुच्छेद 76 में बताया गया है कि कैसे उसका चयन होगा।
तो उसके लिए अहर्ताएं क्या क्या है, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो उसके लिए यही क्वालिफिकेशन है कि वो सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के जज के रूप में चुने जाने के लायक हो। वो सारी क्वालिफिकेशंस जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए चाहिए होती हैं, उसके लिए वो अगर अहर है तो वो चुना जा सकता है महान्यायवादी। और उसका कार्य क्या होता है, भारत सरकार को कोई भी लीगल मामला होगा उसमें उसको सुझाव देना रहता है, या प्रेसिडेंट उससे कभी कभी पूछ लेता है तो उसमें भी वो अपना व्यू दे सकता है। साथ ही साथ कौन उसकी नियुक्ति करता है ये भी 76 में आपको मिलेगा। और राष्ट्रपति, इसका सही जवाब राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं, उनकी अर्हताएं क्या है ये बता दिया। और उसके अधिकार, अगर अधिकार के बारे में बात करें तो एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 88, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। उसमें बताया गया है कि भारत के महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को, कहीं भी मीटिंग चल रही है लोकसभा की, राज्यसभा की, और साथ ही साथ कहीं भी किसी भी न्यायालय में जाकर के भारत सरकार का पक्ष रखने का अधिकार है, उसको रोका नहीं जा सकता है। तो ये 88 में दिया गया है, चाहिए आप 76 और 88 दोनों पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई? तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। एकल नागरिकता की बात ब्रिटेन में की गई है, क्योंकि अमेरिका में हम लोग देखते हैं तो वहां पे स्टेट की अलग होती है और जो यूनियन है, संघ है वहां का, उसकी अलग होती है। और इसी तरीके से अवधारणा किस देश से ली गई, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो जो आपके मूल अधिकार हैं, अधिकारों की बात कहां पर होती है? अमेरिका में। तो मूल अधिकार जो है आपके अमेरिका से लिए गए। साथ ही साथ जो है मूल अधिकार के अलावा जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी कहां से लिया गया? ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। साथ ही साथ आप देखिए उपराष्ट्रपति, ये भी वहीं से लिया गया, बोरो किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बट यहां पे जो हमारा आंसर है, संविधान में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप कहां से ली गई कि भाई एक ही, जैसे अब हम लोग हैं, हमारी अगर नागरिकता भारत की है तो ऐसा नहीं है कि हमारी उत्तर प्रदेश की अलग से नागरिकता होगी। तो एकल नागरिकता का सिद्धांत है। और अगर मान लीजिए हम भारत के नागरिक हैं तो कहीं और के नागरिक नहीं होंगे, अगर कहीं और के नागरिक होते हैं तो भारत की नागरिकता हमको छोड़नी पड़ेगी। तो यही एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई। तो उम्मीद है आप मेरे पढ़ाने के तरीके को समझ रहे होंगे कि एक ही प्रश्न में, हर प्रश्न उसमें जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उसमें हर ऑप्शन को अगर आप आंसर देख लेंगे तो आपकी एक बृहद तैयारी हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होती है। नमस्कार।